यानी जीवन अर्थ पर इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ ये येलो प्लेनेट क्यों नहीं कहलाया, ये रेड प्लेनेट क्यों नहीं कहलाया, स्टडीज से आपने जोड़ लिया तो आप कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिशन्स की बेहतर तैयारी। आइज में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्पीडी ब्रेन्स। और यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास 21 ईयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन का सक्सेस रेट। सो बच्चों, मैं मोहित पांडे एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज बेस्ट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की और, जो है बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो वाटर साइकिल है आज का टॉपिक हमारा, यानी जल चक्र। जल चक्र क्या होता है सर? जल जल का भी कोई चक्र बनता है क्या? जी बेटा, जल ही तो जीवन है। जल ना होता पृथ्वी पर तो हम ना होते इस पृथ्वी पर, यानी इस प्लेनेट पर। तो जल का भी एक चक्र है, यानी इस प्लेनेट के सरफेस से जल का वायुमंडल में जाना और वापस चले आना ही जल चक्र कहलाता है। यानी व्हेन वाटर गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रिटर्न्स बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, this process is known as the goes and returning process of water is known as water cycle। देखते हैं, देखिए यहां से, देखिए सरफेस से जा रहा है ना, वाटर जा रहा है ना बेटा, देख रहे हैं आप? ये वाटर गया कहां पर सर? ये जल मंडल से। कहां से? जल मंडल से। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसे कहते हैं, क्योंकि जल मंडल, जो जल धरती पर पाया जाता है उस मंडल को, उस सतह को जलमंडल कहते हैं। कहां जा रहा है? वायुमंडल में, यानी एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में ये जल हो जाता है क्या? कंडेंस, यानी कंडेंसेशन। और उसके बाद क्या होता है? बादलों का फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स एट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और होता है क्या? प्रेसिपिटेशन। इसी प्रोसेसेस को अच्छे से समझेंगे। पहले समझेंगे सर वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी अर्थ पर, और अर्थ पर कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है। पानी अर्थ पर पाया जाता है, इसी वजह से लाइफ यहाँ पर सस्टेन करती है, यानी जीवन अर्थ पर इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर है पानी। मूल तत्व है, बेसिक एलिमेंट है इसका, बेसिक एलिमेंट ऑफ प्लैनेट अर्थ। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखते हैं, चलते हैं क्या क्या खास बातें हैं आज के इस टॉपिक में। देखिए, पानी ही पानी दिख रहा है ना आपको, क्योंकि वाटर इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, यानी धरती का, पृथ्वी का मूल तत्व है जल। मूल तत्व, यानी यदि ये ना होता तो हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर पाते। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का एग्जिस्टेंस, यानी लाइफ इस पर जो सस्टेन कर रही है, जीवन इस पर जो सस्टेन कर रहा है, वो पानी की वजह से ही है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइफ। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना, इट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइफ, यानी यदि जल ना होता तो लाइफ भी धरती पर ना होती और फिर ना कहलाता हमारा ये अर्थ ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाया सर? ये येलो प्लैनेट क्यों नहीं कहलाया? ये रेड प्लैनेट क्यों नहीं कहलाया? रेड प्लैनेट मार्स क्यों कहलाया? क्यों? ये वाई अगर अपनी स्टडीज से आपने जोड़ लिया तो आप कर पाएंगे अपने कॉम्पिटिशन्स की बेहतर तैयारी। देखिए, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के, देखिए बेटा, ये गोला दिख रहा है आपको? गोला, ये हमारी अर्थ है। पहले तो समझ लीजिए हम अर्थ में कहां पर रहते हैं। ये गोला दिख रहा है आपको? अर्थ हमारी ऐसे गोल है, दिख रही है? तो गोल के थोड़ी सी दबी हुई है। ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट। ये हमारे क्या हो गए? डायरेक्शंस। नॉर्थ और साउथ पोल से अगर मैं किसी बॉल को ऐसे दबा दूं, सप्रेस कर दूं, ये दबी हुई है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। यानी धरती थोड़ी इलिप्टिकल शेप में, यानी थोड़ी सी चपटी है। तो चपटी कहां से है? वो चपटी है नॉर्थ और साउथ पोल से। समझ में आ गया? अब हम धरती पर सर रहते कहां पर हैं? धरती पर हम रहते हैं बेटा सरफेस पर। यानी अगर ये बॉल है तो बॉल के सरफेस पर हम रहते हैं। अगर मैं धरती पर गड्ढा करने लगूं, यानी डिगिंग करने लगूं, तो अब हम जा रहे हैं कहां पे? धरती की लेयर्स में, है ना? धरती की लेयर्स में, यानी क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, अंदर जा रहे हैं, बॉल के अंदर घुस रहे हैं।
और जैसे ही मैं बॉल के ऊपर ऐसे हाथ लेता हूं, यानी अब मैं जा रहा हूं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में, तो हम धरती पर सरफेस ऑफ अर्थ पर रहते हैं। और ये अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो 71% किससे ढका हुआ है? पानी से। यानी 71% भाग, बहुत बड़ा भूभाग पानी से ढका हुआ है। इसीलिए अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि जब वायुमंडल से अर्थ को देखा गया, जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू नजर आती है, क्योंकि ओशियंस का पानी होता है ब्लू, स्काई का कलर ब्लू, सी का कलर ब्लू, तो ओशियन के पानी का कलर ब्लू होता है। इसीलिए 71% पानी के कारण ही अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया। अब ये लाइट का कमाल है, ओशियन का पानी ब्लू नहीं होता, ये लाइट का कमाल है। स्काई का कलर ब्लू होता है, इसीलिए ओशियन का पानी हमें ब्लू दिखता है। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी वो लाइट का फिनोमेना होता है। लेकिन ओशियन का पानी देखो ब्लू दिख रहा है ना आपको, ब्लू, लेकिन हाथ में देखेंगे तो ब्लू नहीं होता। ये सब कमाल है किसका? स्काई का कलर ब्लू होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का कमाल। तो 71% अर्थ पर पानी पाया गया। पानी अर्थ का बेसिक एलिमेंट है, यानी मूल तत्व है। ठीक है बेटा, इसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती अर्थ पर, यानी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं वाटर की कुछ और खास बातें। अर्थ पर 96% पानी जो है वो ओशियन, 71% पानी हो गया। 71% तो क्या हो गया अर्थ पे? पानी। उसमें से 96.5% सिर्फ पानी ओशियंस के पास है। बताइए, अगर अर्थ पर 100 लीटर पानी है तो लगभग 96.5 लीटर पानी, लगभग 96.5 लीटर पानी तो ओशियंस में है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। यानी टोटल मास ऑफ वाटर, देखिए टोटल मास ऑफ वाटर कितना है अर्थ पे? 1.35 बिलियन ट्रिलियन केजी। बिलियन ट्रिलियन केजी सर बिलियन तो हमें समझ नहीं आता। तो बेटा जो मिलियन होता है ना, मिलियन, फिर बिलियन और फिर ट्रिलियन। मिलियन में आते हैं 10⁶ यानी 6 जीरो, बिलियन में आते हैं 10⁹ यानी 9 जीरो, और ट्रिलियन में आते हैं 10⁻12 यानी 12 जीरो। तो आप सोचिए कितना मास है इसका। पहले बिलियन फिर ट्रिलियन, यानी कितने जीरो लगेंगे इसके आगे? पहले बिलियन यानी 9 जीरो, देन ट्रिलियन के 12 जीरो, 21 जीरो। 1.35 इंटू 10⁻21 kg, ये मास है बेटा। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी अगर किसी डिब्बे में भरा जाए, इस पानी को किसी डिब्बे में भरा जाए तो कितना वॉल्यूम होगा, है ना? जिस वॉल्यूम होती है, जिस 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 भी आप इसमें डिब्बे में भर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, उसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है, तीनों होनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑन अर्थ इज 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की यूनिट किलोमीटर हो गई, और तीनों की यूनिट जब मल्टीप्लाई होती है तो क्यूब, तो मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 1.38 बिलियन किलोमीटर क्यूब, यानी 1.386 बिलियन लंबी एक एक लेंथ हो, और ब्रेथ भी उतनी हो और हाइट भी उतनी हो। इतना बड़ा डिब्बा हो, पूरा पानी से भर जाएगा। 1.386 बिलियन, और बिलियन में कितने हैं? 9 जीरो होते हैं, 10⁹ इज बिलियन, है ना? 1 बिलियन में देखिए महाबलेश्वर टेम्पल, इसकी ट्रिक होती है MBT, M फॉर 10⁶, B फॉर 10⁻, बिलियन 10⁹, फॉर ट्रिलियन 10⁻12। ये पानी की कुछ खास बातें हो गई कि धरती पर पानी की मात्रा कितनी है। ओशियन का पानी 96.5%, और पूरी धरती में पानी है 71%, और उसमें से 96% जो ओशियंस में है, तो बचा कितना? लगभग 2.5%। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, लगभग 3% के करीब बचा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है 2.5% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ वाटर, देखिए 2.5% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर। 2.5% पानी
पीने का नहीं है, फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर क्या है सर? फ्रेश वाटर पी तो सकते हैं पर अवस्था नहीं है उसकी पीने की। अभी वो ऐसी स्टेट में नहीं है कि 2.5% को हम पी सकें। 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। इसी में से सिर्फ 0.5% वाटर जो है वो पानी पीने के लिए है। ये देखो, बाकी सारा कहां पे है? पहाड़ों पे। देखो माउंटेन्स पे बर्फ जम गई ना, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। तो ग्लेशियर की फॉर्म में 2.5% पानी पहाड़ों पर होता है जो हमारे किसी काम का अभी तो नहीं है। वो धीरे धीरे क्या होता है? पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है ना, मेल्ट होता रहता है, तो नदियों की फॉर्मेशन लेता है, फिर हम उसको पी पाते हैं। तो वो पानी हमारे पास 0.5% अवेलेबल है। ड्रिंकिंग वाटर 0.5% हमारे पास अवेलेबल रहता है। देखो, ये देखो, ये सारे पशु पक्षी एनिमल सब लोग रिवर से पानी पीते हैं ना, तो ये तो हमारे पास 0.5% है। और ये हमारे पास पूरी धरती के पानी का 2.5% है टोटल। इसमें से 0.5% बच जाता है हमारे पीने के लिए। ये देख रहे हैं आप झरना, ये सारा। अब हम इधर पीने थोड़ी जाएंगे, तो पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 0.5% है, बाकी सारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में माउंटेन्स पे और हिली एरियाज में है। ठीक है बेटा, तो पानी की ये कुछ खास बातें हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर साइकिल में। नेक्स्ट इज इट सस्टेन्स द लाइफ ऑन अर्थ। इसी की अब देखिए पानी की कुछ खास बातें कि पानी धरती पर है तो उसके क्या फायदे हैं, है ना। इसका पहला फायदा कि हम लोग धरती पर आराम से रह पा रहे हैं, यानी हम और कौन? एनिमल्स। हम भी तो एनिमल्स हैं। सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स सस्टेन कर पाते हैं लाइफ। तीनों लिविंग है ना, प्लांट्स एनिमल्स। तो इट सस्टेन्स द लाइफ ऑन अर्थ, यानी जीवन अगर पृथ्वी पर संभव हुआ तो पानी की वजह से ही संभव है। इट एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ अर्थ, यानी सन से जो हीट आती है वो अर्थ को, देखिए सन से हीट आ रही है ना, देख रहे हैं आप, वो अर्थ के सरफेस को क्या करती है? गर्म कर देती है, हीट कर देती है। तो अगर पानी ना हो सरफेस पर, इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन क्या होगा? हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा सरफेस, और हीट ज्यादा होने से जीवन को खतरा आएगा, लाइफ को खतरा आएगा। तो इट एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब करता है? इट एब्जॉर्ब्स द हीट ऑन अर्थ। अर्थ की जो हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट, उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? पानी करता है। पानी कूलेंट का काम नहीं करता है जनरेटर में? इट इज अ कूलेंट ऑन प्लैनेट। ये कूलेंट का काम करता है अर्थ पर, यानी जैसे जनरेटर में कूलेंट का काम करता है ना पानी, है ना। कूलेंट यानी कि ज्यादा गर्म हो गया अगर, तो कूलेंट भी डालो भाई, है ना। तो ऐसे ही देख रहे हैं आप, रेडिएटर में, है ना, पानी काम करता है, कूलेंट करता है। ये देखिए, जैसे ही सन रेजिस पड़ती है किस पे? हमारी अर्थ पे पड़ रही है ना सन रेजिस, इसने क्या किया? हमारी अर्थ को गर्म कर दिया। इसने हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म किया, है ना। अर्थ के सरफेस को बताया था ना आपको मैंने, ये लैटिट्यूड होते हैं और ऐसे करके लॉन्गिट्यूड होते हैं, वर्टिकल लाइंस। तो ये अर्थ के सरफेस को जो गर्म करती हैं, हीट रेज कमिंग फ्रॉम सन, वाटर कूल्स डाउन, इट एब्जॉर्ब्स द हीट ऑफ अर्थ। अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? वाटर। इसीलिए इस पे लाइफ संभव है। ये सभी काम वाटर के क्या करते हैं? हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, हमारे सर्वाइवल को क्या बनाते हैं? कंफर्ट देते हैं हमें। हम आराम से पृथ्वी पर जी पा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू नेचर। ठीक है, ये नेचर क्यों है? वाटर की वजह से। इट रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने का काम कौन करता है? वाटर करता है। कैसे करता है सर? चलिए आगे बताएंगे। वाटर साइकिल में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में होते हैं, जमीन में होते हैं, उन्हें वॉश आउट करने का काम, यानी रिमूव करने का काम हार्मफुल सब्सटेंसेस को करता है वाटर। चलिए देख लेते हैं वाटर की और कुछ खास बातें और वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल मतलब पानी का भाप बन के, यानी वाष्प बन के वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना। कहां पर? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जाके जब भाप यानी वाष्प ठंडी होती है, कूल्स डाउन होती है, व्हेन वेपर्स गेट्स कूल डाउन इन एटमॉस्फेयर, इट फॉर्म्स इन अ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। व्हेन ड्रॉपलेट्स कंबाइन, दे फॉर्म ड्रॉप्स ऑफ रेन इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। आफ्टर दैट क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेशन, यानी वर्षण, बारिश होती है। इवोपोरेशन, इवोपोरेशन होता है पहले,
सरफेस ऑफ वाटर पे, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, बस खत्म हो गया वाटर साइकिल। सर ने पिक्चर में ही सब कुछ समझा दिया। इसी बात को हम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे इवेपोरेशन कैसे बॉइलिंग से डिफरेंट होता है। तो चलो बच्चों, वाटर साइकिल इज बायोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल और भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। हर वह साइकिल, हर वह चक्र जो पृथ्वी पर जीवन को संतुलित रखने में मदद करता है, उसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, वैसे ही एक तरह की साइकिल है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल इज अ टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रो मीन्स वाटर, इसीलिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं पानी को। इट डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ, कैसे पृथ्वी की सतह से पानी का मूवमेंट होता है, यानी पृथ्वी की सतह से पानी एटमॉस्फेयर में जाना और वापस लौटकर पृथ्वी पर आना, ग्राउंड वाटर में पानी का जाना, यानी धरती में पानी होता है ना, आपके आपके समरसीबल में पानी कहां से आता है, आपके ट्यूबवेल्स में पानी कहां से आता है? ग्राउंड वाटर से। तो ये पूरा प्रोसेस, वही ग्राउंड वाटर फिर से भाप बन के ऊपर जाना, फिर से वापस ग्राउंड वाटर में आना, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ। यही है वाटर साइकिल। देख रहे हैं आप, जल चक्र। इमेजिन कीजिए आप बच्चे, इमेजिन कीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। अगर ये नदियां सूख जाएं, ये झरने सूख जाएं, तो हमारे जीवन में क्या है, क्या है? अगर आपके आसपास यदि कोई नदी है और वो सूख जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहां सरवाइव कर सकते हैं? नदियां सूख जाएंगी तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो आप क्या खाएंगे, सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन। तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता पृथ्वी पर यदि पानी ना होता। अब आपको पता चली इंपॉर्टेंस वाटर की, कि हाउ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर, कैसे पृथ्वी के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस जानेंगे आराम से। अब फर्स्ट प्रोसेस आता है सर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देखिए, यानी वाष्पीकरण। इवेपोरेशन सबसे पहले जान लीजिए कि व्हेन लिक्विड प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस टर्न्स इनटू अ गैस, अर्थ के सरफेस पर जो लिक्विड है, यानी नदियों में, मेनली ओशियंस से, ज्यादातर इवेपोरेशन ओशियंस से ही तो होगा, क्योंकि कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं हमारी अर्थ पर, हमारी प्लेनेट्स पर 5 ओशियंस हैं। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा? पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन में हुआ सबसे ज्यादा पानी, तो इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा एक्ट कहाँ करेगा? पैसिफिक ओशियन में। तो ओशियंस में ओवरऑल इवेपोरेशन सभी ओशियंस में होता है, और इवेपोरेशन का प्रोसेस सरफेस पर एक्ट करता है। याद रखिएगा, इवेपोरेशन एक्ट्स ओनली ऑन सरफेस ऑफ वाटर। यानी यदि आपने अपने रूम में एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, या हॉल में, घर में, या छत पे, कहीं भी पानी को किसी जार में या किसी बाउल में रख दिया, तो पानी अपने आप 2 दिन बाद, आपको उसे बॉईल नहीं करना, पानी को आप रख दीजिए। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यानी ग्रेजुअली वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, स्लो प्रोसेस है। क्यों स्लो है सर? क्योंकि अगर बाउल में आपने रख दिया पानी, तो पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, सिर्फ वहां पर ही इवेपोरेशन एक्ट करता है। याद रखिएगा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, यानी ये सिर्फ सरफेस पर एक्ट करता है। इट नेवर एक्ट ऑन होल पार्ट ऑफ वाटर, पूरे पार्ट पर, यानी बॉटम में एक्ट नहीं करेगा। वहीं इसका उल्टा, जब मम्मी चाय बनाती हैं किचन में और गैस को क्या करती हैं, ऑन करती हैं, तो पानी उबलता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्योंकि अब आपने पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक पहुंचाया। यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपने पानी को जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, तो पानी क्या बन गया? भाप बनना शुरू हुआ। और पानी अब जब भाप बनेगा, तो उसे 2 दिन नहीं लगेंगे उड़ने में। 2 दिन में वो पानी नहीं गायब होगा, मात्र 15 टू 20 मिनट्स में पानी खत्म हो जाएगा उस बर्तन में। क्यों? क्योंकि ये जो बॉइलिंग है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है।
बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, बट इवेपोरेशन बहुत धीरे प्रोसेस होता है, धीरे धीरे पानी वाष्प में बदलता है। ठीक है, इवेपोरेशन सरफेस पर होता है, पर बॉइलिंग पूरे वाटर में, पूरे वाटर सरफेस में, देख रहे पूरे बर्तन में होगा, नीचे भी ऊपर भी सारे पार्टिकल्स उसके बॉइल होके वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे पानी के। लेकिन इवेपोरेशन में सावधान हो जाइए बच्चों, इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस विच एक्ट ऑन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये बात समझ में आ गई, इवेपोरेशन होता है और पानी धीरे 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 कहां जाता है, पानी धीरे धीरे कहां जा रहा है। अब इवेपोरेशन सर क्यों हुआ, पानी को गर्म किसने किया, भाई सन रेजिस भी तो होती है, ये देखो सन निकला हुआ है ना, ये सन की रेजिस से जब थोड़ी गर्मी होती है, यानी अब बच्चों को समझ में आया कि गर्मियों के मौसम के बाद ही बारिश का मौसम क्यों आता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इवेपोरेशन तेज हो जाता है, क्योंकि हीट तेज हो जाती है ना, गर्मी ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर 45 48 मेंटेन रहता है, तो इवेपोरेशन जैसे ही बहुत ज्यादा होने लगता है, यहाँ बादलों का फॉर्मेशन भी तो ज्यादा ही होगा, जैसे जैसे भाप बन के पानी ऊपर जाएगा वैसे वैसे बादल और ज्यादा बनते जाएंगे, है ना, पानी ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और जैसे ही पानी बहुत ज्यादा हुआ, यानी ड्रॉपलेट्स बहुत सारी बनी और ये ड्रॉप्स की फॉर्मेशन ले ली इन्होंने, तो फिर क्या आएगी, बारिश आएगी। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि कैसे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से जुड़कर रेन ड्रॉप्स बनाती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। यानी जब भाप, जब पानी वाष्प में यानी भाप में कन्वर्ट हुआ, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। देखते हैं व्हेन वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड यानी ड्रॉप्स। पहले एग्जांपल देख लेते हैं इवेपोरेशन का बच्चों को। इवेपोरेशन कैसे पता, देखिए इवेपोरेशन इन वाटर बॉडी दिख रहा है आपको, ये धुआं क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये झरना है, नदी है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, किसी ने बॉयल नहीं किया। अरे ओशियन के पानी को कौन बॉयल कर सकता है, इतना बड़ा हम चूल्हा कहां से लाएंगे, है ना, इतना बड़ा चूल्हा कैसे लेके आएंगे। तो ओशियन का पानी अपने आप, रिवर्स का पानी अपने आप, लेक्स का पानी अपने आप, झीलों का पानी अपने आप क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है, इवेपोरेशन करता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कपड़े कैसे सूख जाते हैं, कभी ध्यान दिया है, हम जाते हैं अपने कपड़े धोते हैं, रस्सी पे जाके टांग के आ जाते हैं बाहर, वो कपड़े कैसे ड्राई हो जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं, उनका पानी कहाँ जाता है, उनका पानी देखिए इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर फटाफट कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। अब आपको समझ में आया इवेपोरेशन क्या होता है। हमने कपड़ों को बॉईल थोड़ी किया, कपड़ों को हमने चूल्हे पे थोड़ी रखा, सिर्फ गए एयर में डाल के आ गए और एयर में धीरे धीरे इवेपोरेशन होता रहा। अब सर गर्मियों में कपड़े जल्दी कैसे सूख जाते हैं, तो बेटा गर्मियों में धूप ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा का मतलब जल्दी से पानी भाप बन के उड़ जाएगा और हमारे कपड़े सूख जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर साइकिल देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाटर साइकिल इज ट्रांसपिरेशन। अब सर ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आप तो कह रहे थे कंडेंसेशन पढ़ेंगे, यानी एक और तरीका होता है भाप यानी वाष्प का एटमॉस्फेयर में जाने का। आपने कभी नोटिस किया है कि प्लांट्स जो होते हैं ये भी सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, है ना। जैसे ही इनके पास पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, इनकी लीव्स के अंदर होते हैं गार्ड सेल्स, स्टोमाटा होता है इनकी लीव्स के अंदर, क्या होता है, इनकी लीव हो गई, उस लीव में क्या होता है, स्टोमाटा, क्या होता है, स्टोमाटा, लीव्स में होता है स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी खाने बनने की, इनका खाना तैयार होता है, फूड बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, स्टोमाटा के अंदर। और इसी स्टोमाटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं सर, ये गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग क्लोजिंग होने का काम करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं किसकी, देखिए ये ओपन हुआ, ये देखिए ओपन फिर क्लोज। अभी क्या कर रहा है सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, प्लांट्स CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, इनहेल करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो उस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं,
इसीलिए तो प्लांट्स हमारे लिए जरूरी है, लेकिन प्लांट्स के लिए पानी जरूरी है। तो पानी जैसे ही प्लांट सॉइल से लेते हैं, यानी वाटर जैसे ही रूट्स के थ्रू जाता है किसमें, प्लांट की लीव्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर पानी कैसे रूट से लीव्स तक पहुंचता है। बेटा प्लांट्स में होती है बड़ी खास बात, इसकी आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। किसी भी हमारी हमारी आउटर लेयर को भी एपिडर्मिस कहते हैं, स्किन को, स्किन इज एपिडर्मिस। तो आउटर लेयर जो हार्ड लेयर होती है प्लांट की उसे कहते हैं एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में टिश्यू होते हैं जाइलम और फोलेम। कौन से टिश्यू होते हैं? जाइलम और ये फोलेम। अब यहां पर वाटर की बात हो रही है, यानी जाइलम की बात हो रही है, तो जाइलम टिश्यू होते हैं। जाइलम एंड फोलेम्स आर टू टिश्यूज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। ये जाइलम क्या करता है? पानी को, न्यूट्रिशन को और किसको, न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल्स को कहां कैरी करता है? रूट से लेकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी लीव्स तक। प्लांट की जड़ से लेकर लीव्स तक पानी को, न्यूट्रिशन को, मिनरल को कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, जब आपको प्लांट्स पढ़ाएंगे अच्छे से बताएंगे। तो जाइलम क्या करेगा? पानी पहुंचा देगा। लेकिन अब पानी अगर ज्यादा हो गया तो गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ये स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं कब? जब इन्हें गैस का एक्सचेंज करना होता है, जब इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है और ऑक्सीजन को छोड़ना होता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम होता है। लेकिन एक समय पर और ये खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग होती है गार्ड सेल्स की, जो स्टोमाटा के अंदर होते हैं। लीव के अंदर स्टोमाटा, स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमाटा की। कब होती है सर? एक तो गैस का एक्सचेंज करने के लिए, दूसरा ट्रांसपीरेशन के लिए, यानी पत्तियों से भी पानी भाप बन के कहा जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाष्प बन के वाटर जल मंडल से वायुमंडल में जाता है। कैसे? जल मंडल से पानी वाष्प बनकर इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपीरेशन के थ्रू जल मंडल से वायुमंडल में जाता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस हो गए वाटर के वेपर बनने के, एक इवेपोरेशन एंड सेकंड इज ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। सर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। कंडेंसेशन का मतलब जुड़ना। इवेपोरेशन मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, वेपर्स बन गए। जो पार्टिकल पास पास थे लिक्विड के, वाटर के, वो दूर दूर हो गए, यानी वेपर्स बन गए। अब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था बैरोमीटर। बैरोमीटर में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा होना। टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा होना। और जैसे ही भाप को ठंडा किया जाता है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं समझ में आया बच्चों? चलो बताते हैं। आपकी मम्मी ने कभी पानी गर्म किया पतीले में या चाय बनाई, आप थोड़ी देर बाद उस पर एक ढक्कन रखिएगा और उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप जैसे ढक्कन हटाएंगे, पानी की कुछ बूंदें उस प्लेट्स पर टपक रही होगी। प्लेट पे क्या हो रही होगी? टपक रही होंगी। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब आप वाटर वेपर्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, वाटर वेपर्स को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, वाटर वेपर्स ठंडे होते ही वापस से लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। यानी ये रिवर्स प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स कूल्स टू बिकम लिक्विड। ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाटर वेपर कूल होते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस हुआ ना इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन में भाप से क्या बनता था? ये पानी से क्या बनता था? सॉरी, पानी से भाप बनती थी, वाष्प बन जाता था। जल किस में कन्वर्टेड हो जाता था? वाष्प में। यहां क्या हो रहा है? वाष्प ठंडी होके जल में कन्वर्ट हो जा रही है, वाटर वेपर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में। देखिए ये क्या, ये बादलों का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहे हैं? क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन रहे हैं ना। अब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? बहुत भारी हो जाता है बादल। बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठे होने लग जाते हैं, तब क्या होता है? अब तो रेन होगी ही होगी। ठीक है,
देख लेते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस एक और तरीके से होता है। ठंडियों के मौसम में सर हमारे घर पर या हमारे गाड़ी के शीशे पर ऐसे करके पानी जम जाता है। ये पानी क्या है सर? देखिए, ये पानी क्या होता है बेटा, वाटर वेपर तो बनेगा, टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, इवेपोरेशन तेज हो जाएगा, है ना, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ठंडी का महीना भी होगा, विंटर भी आ जाए, तो भी तो वेपर्स बनेंगे, थोड़ा धीरे बनेंगे। लेकिन अब जो वेपर्स बनते हैं वो थोड़ी सी ऊपर ही जाते हैं। गर्मी के महीने में तो वेपर्स एटमोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं और बारिश हो जाती है। लेकिन यहां क्या होता है, विंटर में जो वेपर्स बने वो बस खाली थोड़ी ऊपर तक ही उठ पाते हैं, उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि विंटर का सीजन है ना, ठंडा मौसम है। तो वेपर्स बने और जैसे ही ठंडक मिली वो क्या हो गए, ऐसे पानी बन के आपके गाड़ी के शीशे पर आ गए। आपके पापा की गाड़ी के शीशे पर पूरा क्या आ गया, क्या आ गया, हम क्या बोलते हैं, धुंध पड़ रही है। क्या बोलते हैं, धुंध पड़ रही है, मिस्ट है, फॉग है। क्या है ये, दीज आर वेपर्स। यही वेपर्स जब ठंडे हो जाते हैं तो फॉग का निर्माण करते हैं, मिस्ट का निर्माण करते हैं, धुंध पड़ती है, फॉग पड़ती है ना, है ना। तो इसी को कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। जब पानी पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। लेकिन सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ऊपर तक, यानी भाप बहुत ऊपर तक नहीं जा पाती। ठीक है बेटा, जब सर्दियों विंटर के मौसम में वेपर्स बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते और पृथ्वी की थोड़ी सी ऊंचाई जैसी उनको मिलती है, ठंडे हो जाते हैं। थोड़े से वेपर्स बने, ठंडे हो गए। तो जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉग का फॉर्मेशन करते हैं, मिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, सीधा सीधा इवेपोरेशन में वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में। ठीक है, वाटर वेपर्स जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के बाद होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है वर्षण। ये लिखा है ना, वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा। अब जो वाटर कंडेंस हुआ, यानी वेपर जो कंडेंस होके लिक्विड बन गए, किसी भी फॉर्म में जब धरती पर वापस आते हैं, यानी पृथ्वी पर किसी भी फॉर्म में आए, भले वाटर के फॉर्म में आए यानी रेन हो जाए, भले वाटर की फॉर्म में आए रेन हो, भले हेल स्टोन्स पड़े, ये देखिए हेल स्टोन्स यानी ओले पड़े, स्लीट, हेल स्टोन्स या स्लीट। ठीक है, चाहे मिस्ट हो जाए, देख रहे हैं मिस्ट हो रही है, क्या हो रही है, धुंध हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये सभी प्रोसेस क्या कहलाते हैं, बर्फबारी हो, स्नो, यानी पानी किसी भी फॉर्म में यदि धरती पर वापस आएगा, धरती से जो जलमंडल से पानी वायुमंडल में गया है, अगर वो वापस आएगा इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वाटर रिसीव्स ऑन अर्थ, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी किसी भी फॉर्म में पानी का धरती पर वापस आना, चाहे मिस्ट हो, फॉग पड़े, चाहे हेल स्टोन यानी स्लीट और ओले पड़े, है ना, चाहे मूसलाधार बारिश हो, है ना, चाहे बहुत तेज बारिश हो, चाहे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो पहाड़ों पर, ये प्रेसिपिटेशन ही तो है। प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण। कहीं पर यह लिखा है सिर्फ पानी का वर्षण, नहीं, वर्षण मतलब आसमान से पानी की कोई भी फॉर्म जब धरती पर बरसती है यानी वर्षा करती है, उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। लाइक रेन हो, स्नोफॉल हो, मिस्ट हो, हेलस्टोन्स हो। कितना इंपॉर्टेंट है ना। कई बड़ों बड़ों से पूछ लो, इतना पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उन्हें पता ही नहीं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो स्लीट एंड हेल, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग समथिंग फ्रॉम स्काई, कुछ गिरे, कहां से, आसमान से कुछ गिरे, किसकी फॉर्म में, रेन, स्नो, स्लीट और हेल इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल आसान है, बारिश होगी तो प्रेसिपिटेशन हमें समझ में आ जाएगा। बर्फबारी हो रही होगी तो प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, फॉग होगा, मिस्ट होगा, तो सर ने कहा था प्रेसिपिटेशन ही तो है। क्या हो रहा है, जो भाप बना है, जो वाष्प बना है, पानी भाप बनना बोलते हैं ना, भाप बन रही है, स्टीम, जो पानी वाष्प बना है वही तो ठंडा होकर के फॉग का निर्माण कर रहा है ना, उसी से तो क्या बन रही है, फॉग बन रही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है। एक स्टेप इवेपोरेशन, पानी वाष्प में परिवर्तित हुआ, वाष्प जल में परिवर्तित हुई, तो क्या हुआ था,
कंडेंसेशन, और जैसे ही पानी की ड्रॉपलेट्स जो कंडेंस हुई थी वो बारिश की फॉर्मेशन, स्नो की फॉर्मेशन में, हेलस्टोन की फॉर्मेशन में, फॉग की फॉर्मेशन में रिसीव होती है वापस से किसको, जलमंडल को, यानी पृथ्वी पर वापस से आती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। देखते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, अब हम आपको बताते हैं। पानी आ गया जलमंडल में, अब ये पानी सारा का सारा जलमंडल में थोड़ी रहता है, ये कुछ जलमंडल के साथ साथ जमीन में भी तो जाता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर। अब ये पानी देख रहे हैं आप, ऐसे अंडरग्राउंड जाता है तो सॉइल से गुजरता है, किससे पास होता है, सॉइल से, फिर रॉक्स आती हैं, रॉक्स से, है ना, आपका समरसीबल का कनेक्शन होता है ना, बोरिंग करते हैं नीचे ट्यूबवेलों की बोरिंग, तो वो पानी यहां गया, तो ये फिल्टर होता है, पहले सॉइल से फिल्टर होगा, फिर रॉक से फिल्टर होगा, तो पानी की इसी फिल्टर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और ये ग्राउंड वाटर में नहीं गया अभी, अभी ये क्या करता है, अपर, जो अपर पोर्शन होता है ना, ये अपर पोर्शन, इसे सब क्या बोलते हैं, सब सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। ये वाटर टेबल को अच्छा करने का काम करता है, हमारी वाटर टेबल को क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसे अच्छा करता है, उसके लेवल को बनाए रखता है। तो वाटर टेबल तक तो इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है ना, पानी के सीधा वर्टिकली सॉइल और रॉक से गुजरने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर में नहीं है ये प्रक्रिया, अंडरग्राउंड वाटर में जब पहुंचेगा तो उसको परकोलेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन सॉइल और रॉक से फिल्टर होना, किसका, इसी प्रेसिपिटेटेड वाटर का, जो ऊपर से वर्षा हुई है, वो जब फिल्टर होता है सॉइल और रॉक से, देखिए द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड इनटू सब सरफेस, यानी अबव द ग्राउंड वाटर जब सब सरफेस में जाता है, अभी सरफेस में नहीं गया है, सरफेस से जस्ट ऊपर रहता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए इनफिल्ट्रेशन, यहां देखिए सॉइल, फिर रॉक, फिर ये देखिए इसने वाटर टेबल को सही कर दिया, किसको कर दिया, वाटर टेबल को सही कर दिया। वाटर टेबल से भी नीचे होता है ग्राउंड वाटर, कहते हैं ना पानी का स्तर गिर गया है, जमीन के पानी का स्तर नीचे चला गया है, बारिश नहीं हुई इस साल, पानी नहीं है धरती में, ट्यूबवेल्स ने पानी छोड़ दिया है, ट्यूबवेल्स पानी नहीं उठा रही हैं, ट्यूबवेल्स पानी कोई कहां से उठाएंगी, जब बारिश नहीं होगी। अगर पेड़ों को काटेंगे तो बारिश होगी कैसे बच्चों, इसीलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, ये वाटर टेबल को, याद रखिएगा, वाटर टेबल को मेंटेन करने का काम करता है, वाटर टेबल मेंटेन करता है, यानी एक सब सरफेस होता है किसका, ग्राउंड वाटर का, ठीक है, यानी इसमें फिल्टर होता है, सॉइल से रॉक से वाटर गुजरता है, फिल्टर होता है, यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वाटर का ग्राउंड में, एकदम सीधा मूवमेंट ग्राउंड में, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, वाटर टेबल को मेंटेन करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट, सर ने बताया इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन और ट्रांसपिरेशन जो लीफ से होता था प्लांट्स की। नेक्स्ट देख लेते हैं परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है सर, ये देखिए वाटर टेबल तक तो क्या आ गया था, इनफिल्ट्रेशन, यहां से यहां तक वर्टिकल मूवमेंट हुआ, सॉइल और रॉक से पानी आया, तो वो तो हुआ था इनफिल्ट्रेशन, ये वाटर टेबल मेंटेन हो गई। इसके नीचे जो सैचुरेटेड वाटर यानी ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है, उसी को कहते हैं पानी का ग्राउंड वाटर पे इकट्ठा हो जाना। जब पानी ग्राउंड वाटर को रीच करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं परकोलेशन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल एंड इट रीचेस टू ग्राउंड वाटर। जब सॉइल से पानी होता हुआ ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को, वेरी इंपॉर्टेंट है, परकोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परकोलेशन, यानी जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर का मेंटेन होना, यानी पानी का सॉइल के थ्रू वहां तक पहुंच जाना ग्राउंड वाटर में, उसे क्या कहते हैं, परकोलेशन का प्रोसेस कहते हैं। देख लीजिए ये वाटर टेबल, हमेशा याद रखिएगा वाटर टेबल परकोले जो प्रोसेस है वो इनफिल्ट्रेशन से कनेक्टेड है, लेकिन ग्राउंड वाटर फ्लो, अगर ग्राउंड वाटर की बात होती है तो परकोलेशन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। देख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन जो है वो ऊपर ऊपर होता है सतह पे, मतलब धरती की सतह से थोड़ा सा अंदर, लेकिन बिल्कुल अंदर चले जाएंगे, जब हम जाएंगे लगभग 200-250 फीट अंदर,
तो ग्राउंड वाटर स्टार्ट हो जाता है। तो वही है परकोलेशन की प्रक्रिया, यानी पानी का ग्राउंड वाटर में रीच कर जाना ही परकोलेशन कहलाता है। देख लेते हैं, देखिए ये देखो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है? एक तो पानी से, रिवर ओशियन से इवेपोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ किससे? प्लांट से, फिर इवेपोरेशन होकर यहाँ ऊपर क्या हुआ? बादलों का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स, ये हुआ कंडेंसेशन यहाँ पे, फिर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, बारिश हुई तो अगला स्टेप हुआ इनफिल्ट्रेशन यानी पानी का सॉइल और रॉक से गुजरना, और फिर वापस वाटर टेबल मेंटेन करते हुए रीच कर जाना ग्राउंड वाटर पे, इज नोन एज परकुलेशन। देखा, परकुलेशन का प्रोसेस भी आ गया। अंडरग्राउंड वाटर यानी वाटर टेबल इज कनेक्टेड विद इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस, है ना, और परकुलेशन प्रोसेस इज कनेक्टेड विद अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। सो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर साइकिल डायग्राम। कितना सुंदर बनाया है किसी बच्चे ने, देखिए क्रेयॉन्स कलर से कितने सुंदर माउंटेन्स, रिवर, है ना, ओशियन भी बना दिया इस बच्चे ने, और ये ट्रांसपिरेशन भी दिखा दिया है प्लांट से। सो देखो बच्चों, पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, जो होता है ओशियन से और हमारे रिवर से, और हमारे जितने वाटर बॉडीज है सबसे होता है इवेपोरेशन। फिर ट्रांसपिरेशन होता था प्लांट्स की लीव्स से, क्योंकि प्लांट्स की लीव्स में क्या होता है? लीव्स में होता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा में होते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं सर, और गैसियस एक्सचेंज करते हैं जब ये ब्रीथ करते हैं, और जब इनको वाटर एक्सेस हो जाता है प्लांट में तो ये ओपन होते हैं वाटर का ट्रांसपिरेशन करने के लिए, यानी वाष्प में पानी परिवर्तित हो जाता है। तो दो स्टेप्स हो गए, वाटर के वेपर में बदलने के दो स्टेप्स, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। देन देखते हैं कंडेंसेशन, जब पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं धरती की सतह से ऊपर तो टेम्परेचर क्या होता है सर? कम होने लग जाता है। तो कंडेंसेशन में पानी क्या होता है? भाप जो होती है, वाष्प जो होता है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, और यही ड्रॉपलेट्स जब मिलती हैं एक दूसरे से तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बन जाती हैं, और यहाँ होता है कंडेंसेशन। दिख रहा है आपको? कंडेंसेशन। फिर बारिश की बूंदें किसी भी फॉर्म में, चाहे स्नो की फॉर्म में, जब वाटर स्नो की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, हेलस्टोन्स की फॉर्म में या फॉग की फॉर्म में धरती पर वापस आता है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। तो वापस से बारिश हुई, पेड़ पौधों को पानी मिला, सब हो गए खुश। देखिए ये रिवर, फिर से पानी आ गया इनमें, और जैसे ही पहाड़ों पर गिरी बारिश या बर्फ, यहाँ जम गए ग्लेशियर, और जो ग्लेशियर मेल्ट हुए वो धीरे धीरे रिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यही रिवर्स फिर से जाकर ओशियन में मिल जाती हैं, तो ओशियंस का साइज वैसे ही बना रहता है बड़ा। तो बच्चों ने पढ़ा आज वाटर साइकिल को, और बच्चों को आया बड़ा मजा। चलते बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सर की स्लाइड में क्वेश्चंस तो जरूर होंगे, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो द स्पीडी ब्रेन्स के बच्चे भी कोई छोटे बच्चे नहीं है, सब समझदार है। देखते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सरफेस वाटर इनटू वेपर्स। सरफेस वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना, सरफेस वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना, कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस हो सकता है प्रेसिपिटेशन, नहीं सर, वर्षण। इसमें तो रेन होती है, स्नोफॉल होता है, हेलस्टोन, स्लीट। कंडेंसेशन, वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर ठंडे होकर पानी की बूंदों में कन्वर्ट होते हैं उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन, यानी संघनन, यानी जुड़ जाना। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, पानी जब भाप में कन्वर्ट होता है, अरे भाप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सरफेस वाटर इनटू वेपर्स। तो ये मेरा आंसर। इनफिल्ट्रेशन मतलब जब पानी वाटर टेबल को मेंटेन करता है, सॉइल और रॉक से फिल्टर होता है, यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर from soil to water table, यानी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू वाटर टेबल। सॉइल से वाटर टेबल तक पानी वर्टिकल मूव करता है, उसी प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज, देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर्स डायरेक्टली इनटू आइस इज नोन एज, वाटर वेपर्स डायरेक्टली आइस में बदल जाए,
यानी अब प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्या स्नोफॉल हो रहा है ना, विद यानी स्नोफॉल। तो देखते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन तो वर्षण होता है। वाटर वेपर जब डायरेक्टली आइस में बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। और जब आइस डायरेक्टली डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है डिपोजिशन। यानी जब वेपर्स वाटर वेपर्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू आइस यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन जब कोई सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, जैसे कपूर, आपने घर में देखा है ना पूजा करने वाला कपूर, कैम्फर को जलाइए, कैम्फर डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कैम्फर। उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो होता है वो किसमें, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में थोड़ी कन्वर्ट होता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में गया तो इवेपोरेशन हो जाएगा ना, डायरेक्टली गैस में। और इसमें क्या होता है, गैस जो होती है वो डायरेक्टली सॉलिड में, पानी डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, तो डिपोजिशन हो रहा है ना यहाँ पर। कंडेंसेशन तो होता है जब वाष्प यानी वाटर वेपर्स किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं यानी लिक्विड में। प्रेसिपिटेशन वर्षण होता है, रेन हो रही हो, स्नोफॉल हो रहा हो, हेलस्टोन गिर रहे हो, तब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। सो बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपिरेशन एक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ प्लांट। किस पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसपिरेशन एक्ट करता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये हुई लीव्स, है ना, क्या थी, लीव्स। लीव्स में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उसी में क्या होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा के अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। कौन होते हैं, गार्ड सेल्स। यही गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, जो गैस का एक्सचेंज भी करते हैं और वाटर का ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। तो स्टोमाटा लीव में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, स्टेम नहीं, इसका रूट नहीं, ब्रांचेस नहीं, इसका आंसर होगा लीव्स। लीव्स में ट्रांसपिरेशन एक्ट करता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, प्रेसिपिटेशन किसकी फॉर्म में होती है, रेन। यस ये राइट आंसर है। अरे ये तो स्नो भी लिखा हुआ है, स्नो भी प्रेसिपिटेशन होता है, तो हेल भी प्रेसिपिटेशन होता है। तो आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों ही काम, ये तीनों ही काम होते हैं प्रेसिपिटेशन में। यानी बारिश भी आएगी, बर्फ भी गिरेगी और ओले भी पड़ेंगे। इसे क्या कहते हैं, ओले गिरना कहते हैं ना, ओले पड़ रहे, गरज के साथ ओले पड़े। तो देख लेते हैं नेक्स्ट बेटा। वाटर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कार्बन साइकिल। नहीं, कार्बन साइकिल तो बायो जियो केमिकल साइकिल होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाँ ये कुछ लग रहा है ना, यही है इसका आंसर, हाइड्रो। और नाइट्रोजन साइकिल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल भी बायो जियो केमिकल साइकिल का ही पार्ट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मींस, हाइड्रो मींस वाटर, यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। वाटर साइकिल में आपने पढ़ी जल चक्र की महत्वपूर्ण बातें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।